गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हम लोग बात किए थे चैप्टर नंबर 11 सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। उसमें हम लोग कल कुछ लिखे नहीं थे, सिर्फ 5-7 मिनट जो भी लेक्चर दिए उस पर हम लोग दिए। आज हम उसका नोट्स भी बनाए हैं और उस पर हम बात भी करेंगे डिटेल में, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सोर्स का मतलब जहाँ से सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो सोर्स हो, तो एनर्जी का सोर्स क्या है, मतलब चैप्टर के नेम पे हम लोग उसका हम बात कर रहे हैं। तो सोर्स क्या हो सकता है एनर्जी का? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमको एनर्जी का सोर्स है, यानी फूड अपना हमारे लिए सोर्स है। वैसे ही अगर गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के लिए सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो अगर हम पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी हो तो पेट्रोल डीजल हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो वो एक्चुअली हम लोग कह सकते हैं कि जो फ्यूल्स है वही हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एकदम सिंपल में लिखा है एनर्जी। एनर्जी का क्या मतलब है कि एबिलिटी टू डू वर्क, 6 से पढ़ते आए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं हिंदी में। बहुत अच्छी बात, इतना तो जानते हैं कुछ। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। और टू वर्क, तो वर्क किसको बोलते हैं? आपको पता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट में है ना डिस्प्लेसमेंट हो तो उसको वर्क बोलते हैं। तो एनर्जी जो है ना कहीं वर्क कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे तो सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग बात की कि फ्यूल, है ना। फ्यूल यूज का मेन कंपोनेंट है सोर्स ऑफ एनर्जी का। और उसके सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स बात करेंगे तो इसमें दो तरह से हम बात कर सकते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स में। एक हो सकता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। यानी रिन्यूएबल जो हम रिप्लेनिश कर सकते हैं उस फ्यूल्स को। जैसे अगर हम बात करें, अगर एक्चुअली डीप में जाए तो कोई भी चीज़ रिप्लेनिश नहीं कर सकते अगर हम यूज़ कर लें, सीधा सीधी बात है। क्योंकि दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ यूज हो रहा है और वो आ जाएगा तो इनडायरेक्टली वो नहीं आ सकता है। अगर पेड़ पौधा ज़्यादा काटोगे तो ऑक्सीजन कम होगा, जब पूरी तरह ऑक्सीजन कम हो जाए तो पेड़ पौधा उगेगा कहाँ से? सीधा सी बात है, इंसान रहेगा कहाँ से? तो बहुत सारा रीजन हो सकता है कि वो आएगा भी नहीं। लेकिन फिर इस सब चीज़ को इग्नोर करते हुए इन सब बातों को हम लोग सिर्फ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल की बात करेंगे। यानी कि शाब्दिक अर्थों में कि हम किसको रिन्यू कर सकते हैं और किसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो शॉर्ट टाइम पीरियड में जिसको रिन्यू कर सकते हैं ना तो उसको रिन्यूएबल है। जो लॉन्ग टाइम पीरियड में रिन्यू ना हो, लॉन्ग टाइम पीरियड टाइम में, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन रिन्यूएबल है। जैसे कोल, ये फॉसिल फ्यूल्स का ही है। पेट्रोलियम हो गया या फिर जो भी नेचुरल गैस निकालते हैं हम धरती से, तो वो 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 2 साल में बनने वाला चीज़ नहीं होता है। 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल में भी बनने वाला चीज़ नहीं होता है। वो मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं उसको बनने में, है ना। और ये फॉसिल फ्यूल बनते कैसे हैं तो सबको पता है, तुम लोग भी पढ़े हो 6 में 7 में कि अर्थ क्रस्ट के नीचे जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे, है ना, जब कोई भी लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट हो या एनिमल्स हो, है ना, ब्यूरिड रहे बहुत काफ़ी दिनों तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक, तो धीरे धीरे वो क्या होता है? वो चेंज होने लगता है फॉसिल फ्यूल में। और उसके केमिकल निकलते हैं, एक्सट्रैक्ट होते हैं, उस केमिकल से बनता है पेट्रोलियम। और जो रेसिड्यू बच जाते हैं सॉलिड फॉर्म में, उससे बनता है कोल। तो कोल के लिए मेनली हम लोग ये मानते हैं कि कोल जो होता है ना, लैंड वाले एरिया पे जो प्लांट्स दबे होते हैं, ओनली प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके रेसिड्यू से हम लोग बना लेते हैं। जो उसका बचा सॉलिड पार्ट होता है वो कोल का होता है। लेकिन अगर हम सी वाले एरिया की बात करें जहाँ पे एनिमल्स डेड होते हैं और उसके केमिकल्स एक, है ना, जगह कलेक्ट होते हैं, तो वो जो होते हैं हमारा पेट्रोलियम होता है। तो पेट्रोलियम कोई एक नहीं है, पेट्रोलियम मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स है जिससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन, वैक्स ये सब निकालते हैं, ग्रीस निकालते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो ये सब होते हैं पेट्रोलियम्स। तो उसी में तो ये लोग तो बहुत साल लगा ना, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में इसको हम लोग डालते हैं, ठीक है। और रिन्यूएबल रिसोर्स में हम लोग मानते हैं कि हवा है, खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन एक्चुअली खत्म नहीं होगा, हो जाएगा ना, सारा प्लांट काट दो पूरा धरती से, अपने आप ही सब हवा खत्म होने वाला है, तो कुछ बचेगा नहीं। फिर वो कंडीशन हो जाएगा वो मून वाला और दूसरे प्लैनेट्स वाला। लेकिन चूंकि मानते हैं कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो धरती पे हम
रहेंगे ही नहीं, जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसलिए हम लोग ये मान के चलते हैं, ये जब तक है विंड, सोलर, हाइड्रो, मतलब वाटर की बात कर रहे हैं, ये सब जब तक है तभी तक हम लोग हैं। ये नहीं रहेगा तो ये जो ब्लू प्लैनेट है हमारा, तो ब्लू नहीं कुछ और प्लैनेट हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसलिए इसको रिन्यूएबल सोर्स में कि खत्म नहीं होने वाला है, ऐसे ही एग्जिस्ट करने वाला है जब तक है। तो ये रिन्यूएबल सोर्स में आता है। अगला है, इसी को अगर हम टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखें, एक तो रिप्लेनिश कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, है नहीं। दूसरा है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि कितना पुराने जमाने से हम यूज करते आ रहे हैं, है ना, कितने काफी दिनों से हम यूज करते आ रहे हैं, अब कुछ दिनों से कुछ यूज कर रहे हैं, ये दोनों में फर्क है। जैसे एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे जब हम लोग कोई चीज पकाना सीखे, है ना, तो सबसे पहले क्या बर्न किए होंगे, वुड का पत्ता ले आए होंगे, कुछ लाए होंगे, जो भी लाए होंगे, है ना, लकड़ी का यूज किए होंगे, तो वही लगा वुड। आज से नहीं, जब से हम लोग बर्निंग करना सीखे, जब से फूड बनाना सीखे, तब से इसका यूज कर रहे हैं, इस फ्यूल का यूज कर रहे हैं, वुड का। बाद में धीरे धीरे हम लोग कोल और पेट्रोलियम के बारे में पता चला, तो इसका यूज करके हम लोग कोई भी काम करते हैं, है ना, इंडस्ट्रीज चलाते हैं, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। अब तो हम लोग सीएनजी का या एलपीजी का भी यूज करते हैं, सीएनजी गाड़ियों में और एलपीजी घर में, है ना। तो ये कन्वेंशनल सोर्स है, तो काफी दिनों से हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल है, मतलब ट्रेडिशनल। और जितने भी ये अगर हम देखें नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, इसको हम लोग कहीं पे किसी बुक में होगा एग्जॉस्टिबल भी लिखा होगा, इसको एग्जॉस्टिबल होगा, इसको लिखा होगा नॉन एग्जॉस्टिबल है। तो याद आ गया, इसलिए इसको हम रिपीट कर दिए, फिर देख लेना एक बार। अब कन्वेंशनल है ना, जो पुराने जमाने से यूज हो रहा है वो कन्वेंशनल है, और ये जो अभी अभी फिलहाल में हम लोग इसको सीखे यूज करना, इससे एनर्जी लेना, कन्वर्ट करना सीखे। जैसे सोलर एनर्जी से सोलर कुकर यूज करते हैं, सोलर कुकर यूज करके हम उसमें खाना बनाने का काम करते हैं। सी या ओशियन में जो हम लोग बोलते हैं, उसमें एक नाम सुना होगा, ओशियन थर्मल एनर्जी, ओटेक एक छोटा सा शब्द है, उसमें यूज होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि हम इतने नीचे तक सेटअप लगाते हैं, है ना, जहाँ पे जो सरफेस के मतलब सी के सरफेस का टेम्परेचर और नीचे वाला टेम्परेचर का डिफरेंस 20 डिग्री आ जाए। तो जहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस आता है, वहाँ पे हम लोग ओटेक, है ना, ओशियन थर्मल एनर्जी का यूज करते हैं। वहाँ पे भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं, और चाहे उसका पावर प्लांट में यूज करें, पावर जनरेशन में करें या किसी और काम में करें, लेकिन करते हैं। जियो थर्मल है, तो जियो थर्मल में हम लोग क्या करते हैं, ज्योग्राफी यार हम नहीं पढ़ा रहे सीधा सीधा, फिर भी थोड़ा बता दे रहे हैं। एक सरफेस से मान लो ये पूरा अर्थ है, अर्थ का सरफेस है ना, ये जो भी पार्ट में बटा रहता है, क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो मेंटल में तो लिक्विड स्टेट होता है, और मान लो ये मेंटल है ना, मेंटल है। तो यहाँ पे मान लो कि कोई ऐसा लिक्विड है, या फिर वाटर ही मान लो, वाटर रिजर्व है, और ये नीचे है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो टेम्परेचर बहुत हाई होता है। ये पानी को क्या करेगा, गर्म करेगा। अगर मान लो कि यहाँ से पाइप डाल दे यहाँ पे, तो पानी बहुत गर्म है, तो इससे गर्म स्टीम बाहर आएगा, बहुत हाई प्रेशर के कारण, हाई प्रेशर से बाहर आएगा। और इस हाई प्रेशर वाले स्टीम का यूज कहाँ करेंगे, टरबाइन को रोटेट कराने, वहाँ भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह का हम जियो थर्मल एनर्जी का भी यूज करते हैं। तो ये तुम्हारा है नॉन कन्वेंशनल, जो भी क्योंकि धरती रहेगा ना भाई, तब तक ये रहेगा इस स्टेज में, नहीं रहेगा तो मेंटल स्टेज नहीं रहेगा। उसके बाद जो एकदम अभी फिलहाल करंट है, वो न्यूक्लियर एनर्जी है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग पढ़े हैं कि जब हम यूरेनियम का यूज करते हैं, यूरेनियम 235 का, है ना, शायद बात हुआ होगा या ना हुआ होगा तो कर लो। यूरेनियम का, यूरेनियम 235 है ना, 235 एंड 92, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है। इस पे जब हम इलेक्ट्रॉन्स, है ना, स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन से इसको बम्बार्डिंग करते हैं, तो क्या होता है, ये बेरियम और क्रिप्टन दो एलिमेंट्स में टूटता है। अब इतना नहीं लिखने वाले, बेरियम और क्रिप्टन दो एलिमेंट्स में टूटते हैं, और उसी रिएक्शन को लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, FI तो न्यूक्लियर फ्यूजन में जब दो एलिमेंट्स में टूटते हैं, दो अलग अलग एटम में टूटते हैं, तो उसी दौरान एक ट्रिमेंडस हीट
जनरेट होता है ना। उस हीट एनर्जी का यूज हम लोग दूसरे चीज के लिए करते हैं। और हम लोग कभी कभी हाइड्रोजन का भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का करते हैं, उसमें क्या करता है कि दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है, जो कि सन में होता है ये रिएक्शन। तो ये सब नया फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्जन है ना। एनर्जी, हाउ टू गेट एनर्जी फ्रॉम द डिफरेंट एलिमेंट्स बाय यूजिंग रिएक्शन मेथड। तो यहाँ ये हुए। अगला है, तो इसमें देख लेना ये सोलर सी जो थर्मल न्यूक्लियर जो मेन में था मैंने समझाया है। बाकी इसमें जो कन्वेंशन है वो सीधे दिख रहा है, फॉसिल फ्यूल से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, वुड। देखो वुड में कंफ्यूजन नहीं करना है कि वुड के लिए अब थोड़ा सा हम आगे किए थे कि तुम्हारे बुक में हो सकता है कि रिन्यूएबल में डाल दिया हो, तो रिन्यूएबल डाल दिया हो तो बोलोगे सर ये कन्वेंशनल में डाले थे रिन्यूएबल में। अरे तो हम ये अलग टाइप है, ये बाय टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम मेंशन किए कि कौन बहुत पुराने जमाने से यूज हो रहा है और कौन न्यू जनरेशन में, न्यू जमाने में यूज हो रहा है, न्यू मॉडर्न एरा में हम लोग यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग डालें। या रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल हमको डालना होगा तो खुद नॉन रिन्यूएबल डाल देंगे। अगर बात छिड़ गई है तो हम छेड़ ही देंगे इसको कि हम तो नॉन रिन्यूएबल डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि अगर हम पूरे धरती का ही प्लांट काट लेंगे तो उसके बाद बचेगा कुछ, ऑक्सीजन ही नहीं बचेगा तो कुछ ही नहीं बचेगा। तो हम ये तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि पेड़ पौधा से निकालना हमको। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कहता है कि भाई नहीं हम रिन्यूएबल में डालेंगे क्योंकि सर ये तो 2, 4, 10, 5 साल में तो उगा लेंगे पेड़ पौधा। अरे भाई एक प्लांट को लगने बड़ा मोटा होने में तो उगा लेगा कितना पतला रहेगा, और उसको अगर तैयार होना हो ना तो 50 साल लग जाते हैं, 40 साल लग जाते हैं उसको तैयार होने में। तो 40 साल 50 साल लग रहा है बच्चों के खेलने ना, तो हम यहाँ भी डाल देंगे, मेरा मर्जी, हम यहाँ डालेंगे, सही हुई होगा। इसलिए इसको मैंने इसको सेपरेट ही कर दिया है कि तुम यहाँ देखो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है, ये किससे बनता है? प्लांट एनिमल से बनता है। और यहाँ ये प्लांट का ही पार्ट है वुड, तो यहाँ भी डाल सकता है नॉन रिन्यूएबल में। समझ में आया? तो कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको लेके वुड को लेके तुमको मन करे नॉन रिन्यूएबल में डालना, लेकिन हम तो कहेंगे नॉन रिन्यूएबल में डालना। रिन्यूएबल में डाला होगा तो उसके एस्पेक्ट्स में होगा कि भाई 10 साल 15 साल में रिन्यू कर सकते हैं, देख लेना जो भी हो। बस यही है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन वुड वाला, बाकी इसमें कोई चीज नहीं है, सब एकदम सेपरेट लिखा हुआ है। अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब व्हाट, फ्यूल्स जितना भी देख रहे हो ना, ये कोल, CNG, वीट, हाइड्रो, ये सब जितना भी लिखा हुआ है, ये सब नेचुरल गैस, LPG, ये सब क्या है, इथेनॉल, ये सब फ्यूल्स है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो कह रहा है कि अगर उस टाइप के अगर हम फ्यूल्स का यूज करेंगे, भाई आइडियल फ्यूल तो कोई नहीं हो सकता है, बुक में अगर नहीं लिखा हो तो देख लेना। आइडियल फ्यूल का बहुत, ये सब आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये, तो सब पॉसिबल नहीं है किसी एक फ्यूल में, अलग अलग फ्यूल्स में अलग अलग पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि चलो एवरेज भी आ जाए तो ठीक है। तो ये वही गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या क्या हो सकता है, यानी वैसा फ्यूल जब जो बर्न करेगा तो हमको क्या क्या इसमें दिखना चाहिए ताकि हम यूज करें। तो पहला है कि हाई रेशियो ऑफ आउटपुट इनपुट। अब ये समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम समझा देते हैं। हाई रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, इसका मतलब है कि मान लो कि 1 kg तुम वुड जला रहे हो और 1 kg कोल को जला रहे हो, और 1 kg तुम मान लो कि ले लेते हो पेट्रोल, चाहे इथेनॉल ही ले लो, जो भी लेना, तो LPG ले लो, घर में यूज होता है LPG, यहाँ पे दिख रहा होगा शायद, हाँ दिख रहा है। अब देखो हम बोले कि 1 kg लिए है ना, तो कितना जला के देगा एनर्जी हमको? 17,000 जूल। अब देखो यही पे अगर हम कोल का इस्तेमाल करेंगे तो 25,000 से 33,000 के बीच में देगा, डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ कोल। अभी आगे टाइप्स ऑफ कोल की बात करेंगे। एंथ्रासाइट होगा तो 33,000 के आसपास पहुंचा देगा तुम्हारा एनर्जी लेवल। अब देखो LPG यूज कर रहे हैं तो कितना दे रहा है? 55,000। तो ये तीनों में क्या है कि LPG सबसे अच्छा माना जाएगा, लेकिन हम लोग कोल का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हमको ये देखना है ना कि बेस्ट क्वालिटी क्या हो सकता है। आइडल फ्यूल कोई भी नहीं हो सकता है ना, उसके लिए बहुत ये सब एक चीज नहीं हो सकता, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूजन नहीं हो। तो यहाँ पे है कि अब इसमें 1 kg लिए वुड, 1 kg लिए कोल और 1 kg लिए LPG, तो इसमें सबसे ज्यादा आउटपुट कौन दे रहा है, एनर्जी कौन दे रहा है? तो LPG दे रहा है। तो इस तीनों में सबसे बेस्ट फॉर्म क्या हो गया? LPG का। तो इसका आउटपुट ज्यादा है, देख लो, इसका 25 मान लो, इसका 33, 55 है, उसका 17
है ना। अलियन सबका 1-1 kg, तो इनपुट कितना रखिए 1-1 kg, लेकिन आउटपुट देने वाले में सबसे ज़्यादा 55,000 जूल है। तो ये इसीलिए बोला कि जो आउटपुट रिजल्ट तुम्हारा मिलने वाला एनर्जी का वो किसका ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं रेशियो। अगला है कि भाई इजीली अवेलेबल हो, अभी नहीं कि अमेरिका से इंपोर्ट करवा के ला रहे हैं बिहार में यूज़ करना है, तो ऑलरेडी कॉस्ट उसका ज़्यादा हो जाएगा, पैसा ज़्यादा लगेगा हमको, और इजीली अवेलेबिलिटी नहीं है। अब खत्म हो गया गैस और 10 दिन तक इंतजार कर रहे कब आएगा, तो भी नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला कि इजीली अवेलेबिलिटी हो रही, आराम से कहीं भी मिल जाए, जो भी मिलता है एलपीजी देखते हो। रिस्क फ्री होना चाहिए। अब बताओ, अब रिस्क फ्री का क्या मतलब है। अब मान लो कि हम यही न्यूक्लियर की बात का एग्जाम्पल दे रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी का, तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए हम तो यूरेनियम का यूज़ करेंगे। क्या घरों में यूरेनियम यूज़ करना सही है? उसको कैसे तुम कंट्रोल रिएक्शन कराओगे? कंट्रोल रिएक्शन कराना इम्पॉसिबल है अपने घरों में। उसके लिए बड़ा सा रिएक्टर बनाया जाता है, इतना मोटा सा स्टील का प्लेट लेके, कितना स्टील का प्लेट लेके बनाया जाता है उसका चैम्बर, अब तब उसके अंदर रिएक्शन होता है, तब भी चैम्बर फट जाता है, सोच लो। तो ये यूरेनियम का है, तो ये रिस्क फ्री नहीं है। तो ऐसा हम जैसे एलपीजी घर में आता है तो रिस्क फ्री है, क्योंकि सिलेंडर में भर देते हैं आराम से, अगर सही से केयर करके उसको रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम केयरलेस हो जाओगे तो कहीं भी दिक्कत है ना। तो ये रिस्क फ्री होना चाहिए। दूसरा है, अगला है पॉइंट कि कन्वीनियंट फॉर द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, कहीं भी आसानी से इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाए, नहीं आराम से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता हो और आराम से स्टोर किया जा सकता हो। जैसे एलपीजी के एग्जाम बार बार दे रहे, घर में सब क्या आता है, तो उसको देखो सिलेंडर भर दिया जाता है, आराम से एक जगह दूसरे चल जाओ, स्टोर में कोई दिक्कत नहीं और ट्रांसपोर्टेशन में भी कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि इकोनॉमिक, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाई कैलोरीफिक वैल्यू। उसकी ये बात अभी बाद में आते हैं, ये वाला पे आते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू। जो अभी ये तीनों समझा रहे थे वही बात है, जो बता रहे थे वुड, कोल और एलपीजी में सबसे बेस्ट कौन है, तो ये हम बोल देंगे कि सब एलपीजी है, क्योंकि ये हाई कैलोरीफिक वैल्यू दे रहा है तीनों कंपनी में, इससे एनर्जी ज़्यादा हमको मिल रहा है, राइट। अब है ये लास्ट इकोनॉमिकल टू यूज। इकोनॉमिकल टू यूज मतलब होता है कि ना महंगा होना चाहिए और ना बहुत सस्ता होना चाहिए। ना बहुत सस्ता का मतलब हो गया कि भाई क्वालिटी खराब होगा, सीधा सीधी बात है ना। आप बोलोगे सर सरकार देगी फ्री में, तो ठीक है ले लो, फ्री का तो सबको पढ़ा ही हुआ है। इकोनॉमिकल टू यूज है ना, यानी कि अपने रेंज में होना चाहिए, बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, है ना, सबके लिए अफोर्डेबल होना चाहिए, सब खरीद सकता हो, सब यूज कर सकता हो, तो इसी को बोलते हैं इकोनॉमिकल टू यूज, है ना। तो आज के वीडियो में ये जो जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उसका नोट्स बनाना है, इस सब का नोट्स बनाना है, जैसे लिखा हो वैसे ही नोट्स बनाना है, इसमें कोई अपने से दिमाग नहीं लगाना। अगर दिमाग लगाओगे तो कॉपी चेक करने के समय हमको वो अगर पूछे तो उसका जवाब भी होना चाहिए कि हाँ सर इसके लिए ऐसा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा रहने दो टाइम, फिर नेक्स्ट कल करते क्लास। बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। ठंडा बहुत है।